देखो, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है? देखिए, ये RRB 2005 में पूछा हुआ है। और प्रकाश वर्ष की इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। ये जो है NDA 2017 और JPSC 2024 में पूछा गया है। देखिए, एम्पियर का मात्रक है, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का, एम्पियर मात्रक है विद्युत धारा का। कथा के निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष। ठीक है, समय का मात्रक नहीं है प्रकाश वर्ष, ये दूरी का मात्रक। पार्शिक इकाई है दूरी की, दूरी की इकाई ही पार्शिक। ठीक है, और प्रकाश वर्ष। फिर कहता है कि यहाँ पे देखिए, ध्वनि की प्रबलता की इकाई डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता की इकाई, और शक्ति की इकाई अश्रु शक्ति। ठीक है, अश्रु शक्ति। फिर दूरी की इकाई, तो ये समुद्री मील भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लक्स का। ठीक है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? पास्कल इकाई है पास्कल इकाई है कैंडिला मात्रक है ज्योति। यंग प्रत्यास्था गुणांक कैसा मात्रक? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहा कि निम्नलिखित युग्मों में से देखिए, तथा भौतिकी किन भौतिक राशियों के समान वीर्य सूत्र नहीं है? बल एवं दाब। ठीक है, बल एवं दाब। कार्य और ऊर्जा का एक है। ठीक है, आवेग एवं संवेग के एक है, भार एवं बल का एक। ठीक है, जिस भार और बल का क्या होता है? न्यूटन है। कार्य और ऊर्जा का जूल। अरे ये सब पता है कि अदिश राशि, तो देखो अदिश राशि है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अदिश राशि। संवेग, बल, आघूर्ण, ये सब सदिश राशि। सदिश राशि जिसमें वो आ जाए, ये समझिए, याद रखने के लिए, जैसे संवेग, ठीक है, वेग, ये सब। अच्छा, कहता है कि निम्नलिखित सदिश राशि है, निम्नलिखित में सदिश राशि, ऑप्शन भी दे रहे हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय और लंबाई। वेग वो है, तो वेग है सदिश राशि। फिर है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान जो है संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त की जाती है। ये BPSC 2002 में पूछा गया, कोई नहीं। फिर कहा था कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का क्या होता है? समान त्वरण होता है कि नहीं? समान त्वरण होता है। आगे देखिए, कहा किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है? तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नहीं रे, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण। रॉकेट किस पे? संवेग संरक्षण। ठीक है, फिर है रॉकेट खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण। कथा अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है विश्राम का जड़त्व। क्या है? विश्राम का जड़त्व। ये न्यूटन का प्रथम नियम है, या लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? तो न्यूटन के पहला नियम या न्यूटन के प्रथम नियम। ठीक है, बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। अब बताइए कि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है, जब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? जब उसको चंद्रमा पर ले जाए तो उसका भार 100 न्यूटन। हाँ, क्योंकि पृथ्वी पर जो भार होता है उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है, वही ना? अब देखिए, लेकिन क्या मास बदलेगा? द्रव्यमान भार बदल जाता है। ठीक है, पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है चंद्रमा। नेक्स्ट देखिए, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में क्या होता है? अल्पतम होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? 9.8 न्यूटन। कहता है कि जड़त्व, आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। ठीक है, आगे कहता है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए? आयतन पहले घटेगा और बाद में
बढ़ेगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? जल्दी बताइए। ऑप्शन भी, बढ़ेगा, घटेगा, उतना ही रहेगा। क्वेश्चन है पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। पहले बढ़ेगा। जी नहीं, हाँ उतना ही रहेगा। कहता है फिर सुनिए कि एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल उतना ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, तब जहाज क्या होता है? थोड़ा ऊपर आएगा। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है? लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। यही कारण है कि लोहे की कील पारे में तैरती है और पानी में डूब जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बोलो ऑप्शन लो। 100 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, -4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है? 1/10 भाग। ठीक है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलना घट जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है तो वायु दाब में कमी के कारण। अतः साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है ना। अब देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। वह सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है। फिर कहता है कि चाबी भरी, ठीक है, घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? घड़ी में स्थितिज ऊर्जा। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? तो खींचा हुआ धनुष में। खींचा हुआ धनुष में गतिज ऊर्जा नहीं होती है। किसमें गतिज ऊर्जा होती है? चली हुई गोली में, बहता हुआ पानी में और चलता हुआ हथौड़ा में। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? चौगुनी हो जाएगी, है कि नहीं? कहता है देखिए यहाँ, द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। यह क्या है? ऊर्जा का संरक्षण का नियम। ठीक है, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल। जब एक पत्थर को चांदी की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक जो है मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है। लेकिन जब लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही होती है त्वरण के साथ नीचे। ठीक है। कहता पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। ठीक है। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड क्या होता है? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, कहता पार्श्व विकृत तथा अनुदैर्ध्य विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? तो पावासो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर चढ़ता है केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई है क्वाइट्स। श्यानता की इकाई क्वाइट्स। उत्प्लावनता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। ठीक है। उत्प्लावनता फिर महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज से संबंधित है ग्रीस से। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्ध्य। ठीक है। कहता है कि अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? तो ये पराश्रव्य तरंग। ठीक है। पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। ध्वनि तरंगे लंबवत होती है। श्रव्य
परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। फिर है कि वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगा, वही होगा 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कहता है कि ध्वनि में वायु में ध्वनि की चाल 332 से मीटर पर सेकंड। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल, दाब बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? इस्पात में, सॉलिड, ठोस। उसके बाद कहता वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? लगभग 332 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं। अब देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए, है कि नहीं। तो रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, देखेंगे नेक्स्ट।